अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम आपके साथ एक ऐसी कहानी शेयर करने जा रहे हैं जो हमें कराची से कामरान साहब ने भेजी है। उनका कहना है कि ये उनकी जिंदगी का एक नाकाबिले फरामोश और हकीकी वाकया है, जिसे वो आज हमारी वसातत से आप तक पहुंचा रहे हैं। कामरान साहब के मुताबिक कुछ जगहें और कुछ वाकयात इंसान की याददाश्त पर ऐसे नक्श छोड़ जाते हैं जो वक्त की गर्द भी धुंधला नहीं पाती। आइए उन्हीं की जबानी उनके साथ पेश आने वाले इस लर्जाखेज वाकये की तफसील सुनते हैं। मेरे दादा, अल्लाह उन्हें गरी के रहमत करे, पुरानी सब्जी मंडी के करीब परचमों और झंडियों के एक मशहूर दुकान के मालिक थे। उनका कारोबार छोटा था मगर बरकत वाला था। दादा के बाद उनके 3 बेटों ने इस काम को संभाला। सबसे बड़े मेरे ताया जान थे, फिर मेरे अब्बा और सबसे छोटे मेरे चचा नदीम। नदीम चचा हम सब में सबसे लाडले और थोड़े लाउबाली तबीयत के मालिक थे। उनकी जवानी की शरारतों के किस्से आज भी खानदान में मशहूर हैं। ऐसा ही एक किस्सा उनके सिनेमा जाने का था, जिसकी सारी तफसील इलाके के एक जानने वाले ने ताया जान और अब्बा को बता दी थी। उस जमाने में हमारे खानदान में ये बातें बहुत मयूब समझी जाती थी। बस फिर क्या था, नदीम चचा की ऐसी शामत आई कि अल्लाह की पनाह। दोनों बड़े भाइयों ने फैसला किया कि अब लाड प्यार का वक्त खत्म हुआ और संजीदगी से उन पर दुकान की जिम्मेदारी डाल दी। यही नहीं बल्कि ये भी तय पाया कि उनकी बढ़ती हुई उम्र और गैर जिम्मेदाराना रवैये का वाहिद इलाज शादी है। ताया और अब्बा ने सोच लिया तो कर भी डाला। 2 साल के अंदर अंदर हमारे नदीम चचा के सर पे सहरा सज ही गया। उस वक्त मेरी उम्र कोई 7 साल के करीब होगी। मुझे याद है कि घर में शादी की कैसी गहमा गहमी थी। हमारा पुराना घर कोई बहुत बड़ा नहीं था, एक मुश्तरका खानदानी निजाम था जहां सब एक ही छत तले रहते थे। नदीम चचा जब तक कुंवारे थे, घर के पिछले हिस्से में बने एक छोटे से कमरे नुमा बरामदे में सो जाया करते थे। लेकिन अब शादी के बाद एक नौब्याता जोड़े को प्राइवेसी की जरूरत थी। पहले तो ये मंसूबा बना कि उन्हें करीब ही कोई किराए का मकान ले दिया जाए, लेकिन ताया जान ने अब्बा को मशवरा दिया, ये दानिशमंदाना फैसला नहीं होगा। नदीम अभी ना तजुर्बेकार है, उसे हमारी नजरों के सामने ही रहना चाहिए। ऐसा करते हैं, तुम या मैं किसी और घर में मुंतकिल हो जाते हैं। अब्बा फौरन राजी हो गए, कहने लगे, ठीक है भाईजान, फिर मैं ही अलग घर ले लेता हूं। वैसे भी बच्चे बड़े हो रहे हैं, उन्हें भी खुली जगह चाहिए। अब्बा का ख्याल था कि नदीम चचा ज्यादा ताया जान से डरते हैं और उनकी इज्जत करते हैं, इसलिए उनका ताया के साथ रहना ही बेहतर है। चुनाचे नदीम चचा की शादी से कुछ ही अरसा पहले हम एक नए किराए के मकान में मुंतकिल हो गए। हमारा ये नया घर लियाकताबाद के ब्लॉक नंबर 11 में वाक़ था। ये 2 कमरों का एक साफ सुथरा मकान था, जिसके सहन में एक तरफ छोटा सा बावर्ची खाना और साथ ही एक स्टोर रूम भी था। इस स्टोर रूम के ऊपर एक 2 छत्ती बनी हुई थी, जिसका दरवाजा बाहर सहन की तरफ खुलता था और उस पर एक पुराना जंग आलू ताला पड़ा हुआ था। अब्बा ने चाबी वाले को बुलवाकर उसका ताला खुलवाया। इस 2 छत्ती का दरवाजा लकड़ी का था और उस पर नीले रंग का रोगन किया हुआ था, जो जगह जगह से उखड़ रहा था। ऊपर जाने के लिए बाहर से लकड़ी की सीढ़ी लगानी पड़ती थी। अम्मी ने फैसला किया कि घर का फालतू सामान, जैसे पुराने संदूक, गैर जरूरी बर्तन और उनके जहेज का कुछ सामान जो अब इस्तेमाल में नहीं था, इस 2 छत्ती पर रखवा दिया जाए। एक दिन छुट्टी थी, अब्बा ने सीढ़ी लगाई और नदीम चचा जो हमसे मिलने आए हुए थे और मैं ऊपर चढ़कर उस जगह को देखने लगे। बाहर से वो जगह बहुत छोटी और तंग नजर आती थी, लेकिन जब हम अंदर दाखिल हुए तो हमारी हैरत की इंतहा न रही। वो 2 छत्ती एक पूरे कमरे जितनी वसी थी। वहां अजीब सी ठंडक और एक मखसूस किस्म की पुरानी बसी हुई बू थी, जैसे कोई जगह सदियों से बंद पड़ी हो। हमने वहां की अच्छी तरह सफाई की, मकड़ी के जाले साफ किए और अम्मी ने वहां नीम के सूखे पत्ते और फिनाइल की गोलियां भी डलवा दी ताकि कीड़े मकोड़े सामान को खराब न करें। नदीम चचा और मैंने मिलकर सारा सामान तरतीब से लगाया। अम्मी के जहेज का बड़ा सा संदूक एक कोने में रखा, पुराने बर्तनों के कार्टन उसके ऊपर जमाए और बाकी छोटी मोटी चीजें दीवार के साथ लगा दी। काम खत्म करने के बाद नदीम चचा ने दरवाजे की कुंडी अच्छी तरह बंद की और हम नीचे उतर आए। इस वाकया के अगले ही दिन जब अम्मी सुबह सवेरे नमाज के लिए उठी तो सहन में आकर ठिठक गईं। उन्होंने परेशानी के आलम में अब्बा को आवाज दी, सुनिए जरा, यहाँ आकर देखिए। अब्बा नींद में डूबे हुए बाहर आए तो देखा कि 2 छत्ती का दरवाजा, जिसके दोनों पट थे, खुले हुए थे, हवा से हल्के हल्के हिल रहे थे। अब्बा ने माथे पर बल डालकर कहा, ये नदीम ने भी कोई काम कभी ढंग से नहीं किया, कहा भी था कि कुंडी ठीक से लगाना। अब्बा ने सीढ़ी वहीं दीवार से टेक लगाकर खड़ी की और मुझे चढ़ने का हुक्म दिया। कामरान, ऊपर जाओ और कुंडी ठीक से बंद कर दो।
मैंने हुक्म की तामील की और सीढ़ी पर चढ़ने लगा। जैसे ही मैं दरवाजे के करीब पहुंचा और कुंडी लगाने के लिए हाथ बढ़ाया, मेरी नजर अंदर की तरफ गई। जो कुछ मैंने देखा उससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो सारा सामान जो हमने कल इतनी मेहनत और तरतीब से लगाया था, अब बिखरा पड़ा था। संदूक का ढक्कन खुला था, बर्तनों वाले कार्टन उल्टे पड़े थे और कपड़ों की एक गठरी ऐसे खुली पड़ी थी जैसे किसी ने उसे खोलकर तलाशी ली हो। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने सब कुछ उलट पलट कर रख दिया हो। ये मंजर देखकर मेरे नन्हे से दिल में एक अनजाना सा खौफ बैठ गया। लेकिन मैंने ये बात अब्बा और अम्मी को नहीं बताई। मुझे मालूम था कि अगर मैंने कुछ कहा तो उल्टा मुझ पर ही इल्जाम आएगा कि शायद हमने ही कल कोई शरारत की होगी या सामान ठीक से नहीं रखा होगा। लेकिन इस बात ने मुझे शदीद उलझन में डाल दिया था। उस रोज स्कूल जाने के बाद मैं वक्ती तौर पर इस वाकया को भूल गया, लेकिन वो मंजर मेरे जहन के किसी कोने में अटक कर रह गया था। अम्मी ने आहिस्ता आहिस्ता इस घर को अपनी पसंद के मुताबिक सजा लिया। सहन में मिट्टी के गमलों में पौधे लगा दिए, जिनमें रात की रानी और मोतिया की बेलें भी थीं। शुरू में तो हमारा यहाँ बिल्कुल दिल नहीं लग रहा था। आखिर हम एक भरे पूरे घर से आए थे जहाँ हर वक्त ताया के बच्चों का शोरोगुल और हंसी मजाक गूंजता था। हम सब बहन भाई मिलकर खूब धींगा मुष्टी करते थे। हमारे दरमियान मोहब्बत और अपनाइयत का एक मजबूत रिश्ता था। लेकिन अब इस नए घर की खामोशी काटने को दौड़ती थी। खैर, अब क्या कर सकते थे। आहिस्ता आहिस्ता हम इस घर के माहौल में खुद को ढालने लगे। उस दिन के बाद कोई भी दो छत्ती पर नहीं चढ़ा। तकरीबन 2 हफ्ते गुजरे होंगे। एक रात मुझे प्यास लगी और मैं पानी पीने के लिए उठा। जब मैं सहन से गुजर रहा था तो मेरी नजर स्टोर रूम के दरवाजे पर पड़ी, जिसकी कुंडी खुली हुई थी। मुझे अच्छी तरह याद था कि अम्मी रात को सोने से पहले घर के सारे दरवाजे अच्छी तरह बंद करती थीं। मैंने सोचा शायद अम्मी भूल गई होंगी। मैं दबे पांव आगे बढ़ा और जैसे ही मैंने दरवाजा बंद करने के लिए कुंडी को हाथ लगाया, ऊपर 2 छत्ती से एक हल्की सी खटखट की आवाज आई। आवाज ऐसी थी जैसे कोई अपनी उंगलियों के पोरों से लकड़ी के दरवाजे को धीरे धीरे थपथपा रहा हो। मैं वहीं साकित खड़ा रह गया। मेरा दिल किसी पकड़े गए चोर की तरह धक धक करने लगा। सहन की खामोशी में वो आवाज बहुत वाज़ेह थी। कुछ लम्हों के लिए मुकम्मल सन्नाटा छा गया और फिर दोबारा वही टिक 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 की आवाज आने लगी। इस बार आवाज पहले से ज्यादा तेज और करीब महसूस हुई। मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मैं उल्टे पांव भागा और सीधा अपने कमरे में आकर अब्बा के साथ बिछी चारपाई पर लेट गया और आंखें मींचकर खुद पर चादर तान ली। सुबह तक मैंने किसी को कुछ न बताया। मुझे डर था कि कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा और मुझे डरपोक समझा जाएगा। अगले दिन जब मैं स्कूल से वापस आया तो अम्मी ने मुझे देखते ही कहा, कामरान, चलो शाबाश, ऊपर 2 छत्ती से मुझे वो बड़ा वाला पतीला निकाल कर दो। मुझे कल रात वाली बात याद आ गई और मेरे जिस्म में खौफ की एक सर्द लहर दौड़ गई। मैंने फौरन इनकार में सर हिलाया। नहीं अम्मी, मुझे डर लगता है, मैं ऊपर नहीं जाऊंगा। अम्मी जो पहले ही किचन के कामों में उलझी हुई थी, गुस्से में आ गईं। क्यों भाई, डर क्यों लगता है? वहां कौन सा भूत रहता है? अब कौन निकालेगा? आज घर पर दावत है, मुझे खाना पकाना है। ऐन उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने भागकर दरवाजा खोला तो सामने नदीम चचा खड़े थे। मैं तो उन्हें देखकर खुशी से झूम उठा। आज की दावत उन्हीं की और नई चची की थी। अब्बा ने ही उन्हें घर भेजा था कि अम्मी को किसी चीज की जरूरत हो तो बाजार से ला दे। अम्मी भी नदीम चचा को देखकर बोली, अच्छा हुआ नदीम तुम आ गए, जरा मुझे ऊपर से वो बड़ा पतीला तो निकाल दो, फिर कामरान को साथ ले जाकर मुझे गोश्त भी ला देना। चचा फौरन तैयार हो गए। उन्होंने सहन में रखी सीढ़ी उठाई और स्टोर के दरवाजे के नीचे लगा दी। उन्होंने मुझसे कहा, कामरान, सीढ़ी मजबूती से पकड़े रहना, हिलने ना पाए। मैंने उनकी हिदायत पर अमल किया और सीढ़ी के पाए थाम कर खड़ा हो गया। जब चचा ऊपर चढ़ रहे थे तो मेरी याददाश्त में वो बिखरा हुआ सामान और कल रात की वो पुरस्रार दस्तक घूम गई। हमारे बाद तो वहां कोई भी नहीं गया था, फिर वो सामान किसने बिखेर दिया था? और कल रात की वो आवाजें? मुझे यकीन था कि अभी चचा ऊपर पहुंचते ही शोर मचाएंगे और फिर बिल्कुल वैसा ही हुआ। नदीम चचा ने 2 छत्ती में कदम रखते ही जोर से कहा, ये किसने किया है? क्या हुआ नदीम? अम्मी भी उनकी आवाज सुनकर किचन से बाहर आ गईं। भाभी, ये सामान किसने छेड़ा है? सब कुछ बिखरा पड़ा है। अम्मी ने मेरी तरफ देखा और कहा, कामरान, जाकर देखो क्या बिखरा हुआ है, चचा के साथ मिलकर ठीक करवा दो। अम्मी शायद इस बात को संजीदगी से नहीं ले रही थीं। वो पिछले कुछ दिनों से वैसे भी थोड़ी चिड़चिड़ी सी हो गई थी। उनका ख्याल था कि शायद हमने ही कोई चीज ठीक से न रखी होगी और वही गिर गई होगी। लेकिन सच तो ये था कि मैं अब उस जगह के करीब भी नहीं जाना चाहता था।
चचा के दोबारा आवाज देने पर मुझे न चाहते हुए भी ऊपर चढ़ना ही पड़ा। अंदर का मंजर पहले से भी बदतर था। हर चीज तितर बितर थी, लेकिन इस बार एक चीज का इजाफा था। अम्मी की शादी के जोड़े का सुर्ख दुपट्टा जो एक संदूक में बंद था, अब बाहर निकला हुआ था और एक टूटी हुई कुर्सी पर किसी कफन की तरह फैला हुआ था। उसे देखकर मेरे दिल पर जैसे किसी ने घूंसा मारा हो। मैंने और चचा ने जल्दी जल्दी सारा सामान समेटा और उसे दोबारा तरतीब से रखा। हम पतीला निकालकर नीचे आए तो अम्मी ने हमें फौरन गोश्त लेने भेज दिया। रास्ते में मैंने हिम्मत करके चचा को वो सब कुछ बता दिया जो मैंने पिछले कुछ हफ्तों में देखा और महसूस किया था। मैंने उन्हें खुले हुए दरवाजे, बिखरे हुए सामान और रात को आने वाली दस्तक की आवाज के बारे में बताया। चचा ने मेरी बात बहुत संजीदगी से सुनी। शायद उन्हें भी अंदाजा हो गया था कि इस घर में कुछ गड़बड़ है। उन्होंने मुझसे कहा, फिक्र न करो कामरान, रात को दावत हो जाए फिर मैं अब्बा जान से इस बारे में बात करूंगा। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि उस रात मैं जो देखने वाला था वो मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक तजुर्बा साबित होगा। रात को घर में रौनक मेला लगा हुआ था। नदीम चचा और नई नवेली चची की आमद ने घर के माहौल को खुशगवार बना दिया था। अम्मी ने अनवाओ एक शाम के खाने बनाए थे और सहन में दरी बिछाकर दस्तरख्वान लगाया गया था। ठंडी हवा चल रही थी और सब खुशगप्पियों में मसरूफ थे। मैं भी अपने छोटे बहन भाइयों के साथ खेल रहा था, लेकिन मेरे जहन के किसी गोशे में दो छत्ती का ख्याल अटका हुआ था। खाने के दौरान मेरी नजर बेइख्तियार ऊपर दो छत्ती की उस नीली खिड़की पर पड़ गई। जो मंजर मैंने देखा उसने मेरे हलक में लुकमा अटका दिया। मैं गुंग होकर रह गया। खिड़की के शीशे पर जो धूल और गर्द से अटे हुए थे एक साया था। यह किसी इंसान का साया था, लेकिन उसका सर नहीं था। एक सर कटा साया जिसका निचला धड़ भी आधा ही नजर आ रहा था और वो कुछ इस तरह से खिड़की पर मौजूद था जैसे वो झुककर हमें सहन में खाना खाते हुए देख रहा हो। उस साये की मौजूदगी इतनी हकीकी और खौफनाक थी कि मेरे पूरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई। मैंने खौफजदा अंदाज में लरसते हुए हाथ से उस तरफ इशारा किया। वो देखें। मेरी आवाज कांप रही थी। सब लोग मेरी तरफ मुतवज्जे हो गए। क्या हुआ कामरान, क्या है वहां? अब्बा ने पूछा। सब मेरी उंगली की सिमत में दीवार की तरफ देख रहे थे, लेकिन किसी को वो सरकटा साया नजर नहीं आ रहा था। मैं चीखने लगा, वो वहां खिड़की में, उसका सर नहीं है। लेकिन मेरी बात किसी की समझ में नहीं आ रही थी। चची ने कहा, शायद बाहर किसी दरख्त का साया पड़ रहा होगा। नदीम चचा ने उठकर गौर से देखा, लेकिन उन्हें भी कुछ नजर न आया, मगर वो साया वहीं मौजूद था। वो हिल नहीं रहा था, बस साकित खड़ा हमें तके जा रहा था। वो किसी को नजर क्यों नहीं आ रहा था? क्या मैं पागल हो रहा था? ये सोचकर मेरा खौफ और बढ़ गया। पूरे 15 से 20 मिनट तक वो साया उसी दीवार पर मौजूद रहा। खौफ से मेरी हालत इतनी खराब हो गई कि मैंने रोना शुरू कर दिया। मेरी हिचकियां बंध गईं। अब्बा ने मुझे उठाया, पानी पर कुछ पड़कर दम किया और मुझे पिलाया। फिर मुझे कमरे में ले गए। मैं डरते डरते कब सो गया मुझे पता ही ना चला। मेरे सोने के बाद नदीम चचा ने अब्बा को मेरी बताई हुई सारी बातें और आज रात के वाकया के बारे में तफसील से बताया। अब्बा एक अमली इंसान थे, वहम और भूत प्रेत पर ज्यादा यकीन नहीं रखते थे, लेकिन अपने बेटे की हालत और भाई की संजीदगी देखकर वो भी सोच में पड़ गए। उन्होंने नदीम चचा से कहा, सुबह हो जाए तो मैं कामरान को शाह फैसल कॉलोनी वाले पीर शफकत अली शाह के पास ले जाऊंगा। तुम भी सुबह सवेरे आ जाना। मगर उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने अब्बा को भी इन चीजों पर यकीन करने पर मजबूर कर दिया। सब लोग थके हुए थे। दावत के बाद मेहमान जा चुके थे और घर में खामोशी छा गई थी। अम्मी की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं थी। मैंने उन्हें अब्बा से कहते सुना था कि उन्हें अजीबोगरीब ख्वाब आ रहे हैं, जैसे कोई अंधेरे में खड़ा बार बार उनका नाम पुकारता है। वो ठीक से सो नहीं पाती थीं और उनके कंधों में हर वक्त एक अजीब सा भारीपन और दर्द रहता था। अब्बा ने उन्हें डॉक्टर को दिखाया था और कुछ दवाइयां भी लाकर दी थीं। उस रात अब्बा ने मुझे अपने बिस्तर पर ही साथ लिटा लिया था, शायद मेरे डर की वजह से। अम्मी अपने छोटे बेटे और बेटी को लेकर दूसरे कमरे में सो रही थीं। रात के किसी पहर मेरी आंख अचानक खुल गई। अब्बा मेरे बराबर में गहरी नींद सो रहे थे। मेरी आंखों में रात वाला सर कटे का मंजर घूम गया और मैंने डरकर चादर सर तक ओढ़ ली। तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे सहन में कोई चल रहा है, किसी के नंगे पांव चलने की चाप जैसी आवाज। चप चप।
पहले तो मैंने खुद को तसल्ली दी कि शायद कोई बिल्ली होगी जो अक्सर हमारी दीवार फांदकर आ जाती थी, लेकिन अगले ही लम्हे एक बहुत ही हल्की सरगोशी जैसी आवाज सुनाई दी, जिसे कोई किसी से फुसफुसा कर कह रहा हो, चलो चलें, ऊपर बुला रहे हैं। ये सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये आवाज किसी औरत की लग रही थी, लेकिन बहुत अजीब और गैर इंसानी थी। मैंने खौफ के मारे चादर मुंह तक खींच ली और आंखें मजबूती से बंद कर ली। इसके बाद कुछ और आवाजें सुनाई दी, जिनके जुमले तो मुझे वाज़ेह सुनाई ना दिए, मगर ऐसा लग रहा था जैसे 2 या 3 लोग आपस में बातें कर रहे हों। मैं फौरन अब्बा से चिमटकर लेट गया और कलमा पढ़ते पढ़ते दोबारा सो गया। इधर अब्बा, जो गहरी नींद में थे, अचानक किसी के कंधा हिलाने पर हड़बड़ाकर उठ बैठे। उन्हें लगा जैसे कमरे से कोई साया तेजी से निकलकर बाहर गया है। उन्होंने बस एक झलक सी देखी थी। वो फौरन उठे, मुझ पर अच्छी तरह चादर डाली और ये देखने के लिए कि कौन था, बगैर सोचे समझे उठकर बाहर सहन में गए। सहन खाली था और मुकम्मल सन्नाटा था। अभी वो इधर उधर देख ही रहे थे कि बावर्ची खाने से बहुत जोर से बर्तन गिरने की आवाज आई। एक धमाका सा हुआ। स्लैब पर रखे अम्मी के सजाए हुए स्टील के बर्तन, थाल, प्लेटें, गिलास, सब के सब बिखर कर सहन तक आ गिरे थे। ऐसा लगा जैसे किसी ने गुस्से में हाथ मारकर सब कुछ गिरा दिया हो। अब्बा समझ गई कि मामला अब बच्चों के डर या वहम से आगे बढ़ चुका है। जो भी चीज यहां है, उसे उनकी मौजूदगी पसंद नहीं आ रही और वो उन्हें डराकर यहां से भगाना चाहती है। सच बात तो ये है कि अब्बा, जो हमेशा बहादुर बने रहते थे, उस वक्त डर गए। वो बाल बच्चों वाले आदमी थे। उनके लिए हमारी हिफाजत सबसे बढ़कर थी। उन्होंने उसी वक्त दिल में तय कर लिया कि वो ये घर छोड़ देंगे। यही सोचते हुए जब वो पलटे तो उनकी नजर 2 छत्ती की खिड़की पर पड़ गई। वो एक बार फिर से खुली हुई थी। उसके दोनों पट हवा में आहिस्ता आहिस्ता हिल रहे थे। ये देखकर अब्बा का रहा सहा हौसला भी जवाब दे गया। वो तेजी से कमरे में वापस आ गए और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। वो रात उन्होंने जागते हुए जाए नमाज पर गुजार दी। जब वो दुआएं और वज़ाइफ खत्म करके फजर की अजान से कुछ देर पहले बिस्तर पर आकर बैठे ही थे कि अचानक कमरे का दरवाजा खुला और अम्मी अंदर दाखिल हुईं। अब्बा तो जाग ही रहे थे। अम्मी को इस तरह अचानक कमरे में आता देखकर वो उठकर बैठ गए, लेकिन अगले ही लम्हे उनके औसान खता हो गए। अम्मी के हाथ में सब्जी काटने वाली तेज-धार छुरी थी और उनकी आंखें गुस्से से सुर्ख अंगारा हो रही थीं। अम्मी ने एक अजीब गरजदार आवाज में चीखना शुरू कर दिया, तलाक दो, मुझे अभी तलाक दो। उनका शोर सुनकर मेरी भी आंख खुल गई और मैं ये मंजर देखकर दहशत से कांपने लगा। अम्मी की आंखें जैसे बाहर को उबल पड़ रही थी और वो एक ही सांस में बोले जा रही थी, तलाक दो मुझे, वरना मैं इस लड़के को और तुम्हें जान से मार दूंगी। अब्बा ने उनकी हालत देखकर जोर जोर से कुरानी आयात पढ़ना शुरू कर दी। मैं खौफ के मारे अब्बा से चिमट गया था। अब्बा को बाआवाज़ बुलंद पड़ता देखकर अम्मी एकदम खामोश हो गईं। उनके चेहरे के तासुरात बदले। उन्होंने छुरी हाथ से नीचे फेंकी और जैसे उन्हें कुछ होश ही ना हो, एकदम कमरे से बाहर निकल गईं। अब्बा शदीद परेशानी के आलम में दुआएं पढ़ते हुए मुझे साथ लेकर उनके पीछे गए। उन्हें अपने छोटे बच्चों की फिक्र खाए जा रही थी और अम्मी की भी। वो सीधा दूसरे कमरे में गए और फिर वहां जो मंजर देखा, उसने अब्बा को बिल्कुल सुन्न कर दिया। अम्मी दोनों बच्चों के दरमियान लेटी, उन पर हाथ रखे बिल्कुल बेखबर सो रही थी। उनके चेहरे पर सुकून था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब्बा कांपते हुए कदमों से आगे बढ़े और दुआएं पढ़ते हुए वहीं अम्मी के सिरहाने बैठ गए। सुबह की रोशनी फैली तो मैं तेज बुखार में जल रहा था। रात भर का खौफ मेरे आसाब पर सवार था। अम्मी ने भी बिस्तर पकड़ लिया था। उन्हें भी शदीद बुखार था और जिस्म में दर्द था। अब्बा का चेहरा उतरा हुआ था और आंखों में रात की वहशत और बेबसी साफ नजर आ रही थी। उन्होंने मजीद एक लम्हा भी वहां रुकना मुनासिब न समझा। उन्होंने अम्मी को उठाया, हम बहन भाइयों को साथ लिया और घर पर ताला डालकर सीधा ताया जान के घर आ गए। ताया जान और ताई अम्मा हमारी हालत देखकर परेशान हो गए। अब्बा ने उन्हें रात को पेश आने वाले तमाम वाकयात मनोहन सुना दिए। सबकी राय यही थी कि इस घर में जरूर कोई आसेबी खलल है। अब्बा और ताया जान उसी दिन मुझे शाह फैसल कॉलोनी में मौजूद पीर शफकत अली शाह के पास ले गए। पीर साहब एक नेक और पहुंचे हुए बुजुर्ग थे। वो अमूमन किसी के घर नहीं जाते थे, लेकिन अब्बा की दरख्वास्त और मेरी खौफजदा हालत देखकर उन्होंने हमारे घर आने की हामी भर ली।
अगले दिन पीर साहब हमारे उस घर में तशरीफ लाए। उनके साथ उनके 2 मुरीद भी थे। पीर साहब ने घर में कदम रखते ही एक गहरी सांस ली और कहा, माशाअल्लाह, घर तो साफ सुथरा है, लेकिन हवा में भारीपन है। वो सीधे सहन में आए और उनकी नजर 2 छत्ती की खिड़की पर पड़ी। उन्होंने गज भर उसे देखा और फिर अब्बा से उसके बारे में पूछा। अब्बा ने उन्हें सब कुछ बता दिया कि किस तरह हमने उसे खोला और सामान रखा था। पीर साहब ने सीढ़ी लगाने को कहा। वो खुद तो बूढ़े थे, सीढ़ी ना चढ़ सकते थे। उन्होंने अपने एक मुरीद को ऊपर जाकर जायजा लेने को कहा। मुरीद ऊपर गया और चंद लम्हों बाद ही नीचे उतर आया। उसके चेहरे पर परेशानी के आसार थे। उसने पीर साहब के कान में कुछ कहा। पीर साहब ने अब्बा से मुखातिब होकर कहा, ये 2 छत्ती इस घर का सबसे बड़ा मसला है। ये जगह सही नहीं है। इसका रास्ता फौरन और हमेशा के लिए बंद कर दें। फिर उन्होंने अपनी निगरानी में उस 2 छत्ती के दरवाजे पर बाहर से कीले ठुकवाकर उसे मुकम्मल तौर पर बंद करवाया और एक बड़ा सा ताला भी लगवा दिया। इसके बाद वो सहन में बैठ गए और बुलंद आवाज में कुरान पाक की तिलावत और कुछ औरात का विर्द करने लगे। घर की फिजा में एक अजीब सी तब्दीली महसूस होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बोझ उतर रहा हो। पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद उन्होंने अब्बा को बताया, ये जगह जो तुमने खोली थी, ये दरअसल एक रास्ता था। यहाँ कोई अच्छी मखलूक नहीं रहती। बरसों से ये रास्ता बंद था। तुम लोगों ने अनजाने में इसे खोल दिया और वो बुरी चीज नीचे आ गई। वो तुम्हारी बीवी पर हावी होने की कोशिश कर रही थी और बच्चे को डरा रही थी ताकि तुम लोग ये घर खाली कर दो। अगर तुम लोग मजीद 3 दिन और यहाँ रुक जाते तो बड़े नुकसान से 2-4 हो जाते। अल्लाह ने करम किया कि तुम बरवक्त यहाँ से निकल गए। उन्होंने मजीद कहा, अब मैंने उसे वापस कैद कर दिया है और रास्ता भी बंद कर दिया है, लेकिन एक बात याद रखना, मजबूरी में भी इस 2 छत्ती को दोबारा कभी मत खोलना। घर में रोजाना कुरान पाक की तिलावत करना, पाकी और सफाई का खास ख्याल रखना। इंशाअल्लाह अब कोई मसला नहीं होगा। पीर साहब ने मुझे दम किया और गले में पहनने के लिए एक नक्श भी दिया। उन्होंने मुझे कुछ दुआएं भी याद करने को कहीं और समझाया कि उन्होंने उस चीज को कैद कर दिया है, अब डरने की कोई जरूरत नहीं। पीर साहब की बातों से हमारी ढारस बंधी। हम डरते डरते उस घर में वापस तो आ गए, लेकिन शुरू में बहुत खौफ आता था। खास तौर पर रात के वक्त मैं अकेले सहन में जाने से घबराता था। मेरी नजर बार बार उस बंद 2 छत्ती की तरफ उठ जाती थी। अम्मी ने पीर साहब की हिदायत पर अमल करते हुए हर जुमेरात को घर में खत्म शरीफ और कुरान ख्वानी का एहतमाम करना शुरू कर दिया। घर की फिजा आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगी। वो खामोशी जो पहले काटने को दौड़ती थी, अब तिलावत कलाम पाक की आवाज से पुरसुकून लगने लगी। वक्त गुजरता गया। हैरत अंगेज तौर पर हमारे माली हालात भी बेहतर होने लगे। अब्बा के काम में बरकत आ गई और सिर्फ 3 साल के अंदर हमने अपना जाती मकान खरीद लिया और उस किराए के घर को हमेशा के लिए छोड़ दिया। आज इस बात को 30 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है। हम उस घर में अपनी जिंदगी के कई साल गुजार कर आए, लेकिन वो चंद हफ्ते मेरी याददाश्त पर हमेशा के लिए नक्श हो गए। शुरू में तो मुझे उस 2 छत्ती से बहुत डर लगता था, लेकिन पीर साहब की बातों और घर के मजहबी माहौल ने मेरे दिल से खौफ निकाल दिया। इसके बाद उस घर में कभी किसी गैर मामूली चीज ने हमें तंग नहीं किया। लेकिन मैं आज भी सोचता हूं कि उस बंद 2 छत्ती के पीछे क्या राज था। वो सरकटा साया कौन था और वो आवाजें किसकी थीं? कुछ सवालों के जवाब शायद कभी नहीं मिलते। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।